नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नई जानकारी लेके आया हूँ। इसमें से कुछ बातें जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, इसमें से कुछ बातें हमने पहले भी की थी जिस दिन हम लोगों ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे डिस्कस किया था, जो सेकंड एपिसोड हमारा था। मगर आज उसको थोड़ा इलेबोरेट से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोगों से, आप लोगों में से बहुतों ने इंटरेक्शन किया कि भाई हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे शुरुआत करें, कैसे हम समझें कि हम अपने इन्वेस्टमेंट, अपने फाइनेंस को सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, उसका क्या रूल और रेगुलेशन है। तो मैं बेसिक कुछ बातें आज करूंगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आपको निश्चित रूप से आसान होगा। अब जब भी हम आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि हमारा कैश फ्लो कैसा है, यानी कि हमारी इनकम कितनी है, कितना हम पैसा लाते हैं। राइट, जब हम पैसा कमाते हैं तो तुरंत दिमाग में जो दूसरा शब्द जाता है वो आता है खर्च करने का, यानी एक्सपेंसेस का। मगर मैं कहूँगा कि आउटफ्लो, जो पैसा हमारा निकलता है, वो दो रूपों में निकलता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में और एक्सपेंसेस के रूप में। अगर सिर्फ एक्सपेंसेस के रूप में अगर आपके पैसे निकल रहे हैं आपके घर से, आपके पॉकेट से, तो समझ जाइए कि आप आने वाले दिनों में बहुत बड़े फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, बहुत बड़ी फाइनेंशियल परेशानी से गुजरने वाले हैं। मगर अगर आपके कैश इनफ्लो का एक पार्ट इन्वेस्टमेंट या सेविंग की तरफ जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा सुकून देने वाला है, आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन देने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इन्वेस्टमेंट कितना करें, जो हम कमाते हैं उसका कितना % हम बचाएं या इन्वेस्ट करें। तो इसका कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं है, मगर अगर एवरेज मैं बात करूं इनकम की, तो एक एवरेज इंसान को नेट पैसा जो वो लाता है, यानी टैक्स काटने के बाद, सरकार तो टैक्स ले लेती है, उसके बाद जो पैसा घर में लेके आता है, वो उसमें से एक पार्ट हम एक्सपेंस करते हैं और एक पार्ट हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे समझ से ये रेशियो 70/30 का होना चाहिए, यानी 70% पैसा जो हम जितना पैसा लाते हैं उसमें से 70% हम पैसा खर्च करें और 30% अगर पैसा हम बचाएं और इन्वेस्ट करें, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन है। मगर हर किसी की परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। ये मैं एक जनरल सिस्टम की बात कह रहा हूं, हो सकता है कि आपके लिए ये थोड़ा अलग हो, ये सिस्टम एग्जैक्टली सिमिलर ना हो। राइट, मगर अगर 30% आप सेव करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हैं। जहां तक टैक्स प्लानिंग की अभी मैंने बात की कि टैक्स कटने के बाद, तो टैक्स प्लानिंग के ऊपर आने वाले दिनों में अलग से एक सेशन लूंगा, जिसमें कैसे आप बेस्ट तरीके से अपने इनकम से मिनिमम टैक्स दे सकते हैं, किस तरह से अपने टैक्स देने की कैपेबिलिटी, क्षमता को घटा सकते हैं, कैसे अपने टैक्स बर्डन को आप कम कर सकते हैं, उस पर हम लोग एक अलग से सेशन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से करेंगे। आज जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट, यानी 30% अगर आप बचाते हैं, तो इस 30% का करना क्या चाहिए, कैसे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके दो कंपोनेंट है, जो एक थंब रूल कहता है कि उसके कंपोनेंट कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए। तो जितना पैसा, जितनी आपकी उम्र हो, जितनी भी आपकी उम्र है, और आपकी उसको 100 से माइनस कीजिए, तो जो बचता है, सपोज कीजिए कि आपकी उम्र आज के डेट में 35 साल है, 35 ईयर है, तो यानी बचता है 100 में से 35 मीन 65%, यानी ये 65% आपके पैसे कहाँ जाना चाहिए, वेरिएबल रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, इन तरह की चीजें आती हैं जिसके रिटर्न वेरिएबल होते हैं, जो रिस्क रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ जो है आपको यहां से ही मिलता है। जहां तक हम बात करें, बाकी 35% हम कहां ले जाएं, जितनी उम्र आपकी है उस पैसे को कहां लेके जाएं, तो उसको लेके जाएं फिक्स्ड रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स में। ये आपको ग्रोथ तो कम देता है, मगर आपके पोर्टफोलियो को वो स्टेबिलिटी देता है। किस तरह की चीजें हैं उसमें, पीएफ है, पीपीएफ है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, डेट फंड्स हैं, इन सारे चीजों में जो कि नो रिस्क या लो रिस्क पे आप कह सकते हैं कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। रिटर्न ऑफ कोर्स इसमें आपको कम मिलता है, मगर आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक कंफर्ट देता है, एक स्टेबिलिटी देता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो भी पैसे आप बचाते हैं, जो 30%, अगर मैं मान के चलूँ, उस 30% का एक पार्ट जाएगा फिक्स रिटर्न गिविंग इंस्ट्रूमेंट्स में और दूसरा पार्ट जाएगा वेरिएबल रिटर्न्स में। राइट,
अब जितनी आप यंग हैं, जब आप यंग हैं तो निश्चित रूप से आपके अधिक पैसे जाएंगे रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। क्यों? कि लॉन्ग टर्म में ये बड़ा पैसा बना के देता है, लॉन्ग टर्म में ये बड़ा पैसा बनाता है। तो जब भी आप वेरिएबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाएं, वेरिएबल रिटर्न्स वाली इन्वेस्टमेंट में जाएं, तो आपकी प्लानिंग लंबे समय के लिए होनी चाहिए, आपके फाइनेंशियल गोल लंबे समय के लिए होने चाहिए, क्योंकि ये उतार चढ़ाव बड़ा तो होता है मगर इसमें रिटर्न देने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और खास के अपने देश में, जहां हमारी देश की इकोनॉमी अभी ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां आने वाले दिनों में 10, 20, 30, 40 वर्षों तक ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ की पैटर्न यूं ही अच्छी बनी रहेगी, उस समय हमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालना चाहिए। मगर जो जो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे अधिक पैसा कहाँ जाना चाहिए? लो रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। करेक्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इंडिविजुअल के रूप में, आपके बहुत सारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, छोटे छोटे गोल हो सकते हैं आपके, जो जब आप अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल के साथ बैठेंगे तो अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट आपके लिए क्या हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस रूप में तैयार होगी। मगर मैं एक मोटा मोटी अगर बात करूं आज, तो ये समझने के लिए सबसे पहला तो ये समझना जरूरी है कि क्या हम बचाना शुरू किए या नहीं किए, हम बचाए तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू किए कि नहीं किए, और अगर इन्वेस्ट करना शुरू किए तो क्या हम राइट कंपोनेंट की दिशा में एटलीस्ट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कि सारा पैसा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि टोटल का टोटल पैसा डाल देते हैं अपने पीएफ में ही, कंट्रीब्यूट कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। और कुछ लोग टोटल का टोटल पैसा इक्विटी फंड्स में ही डालते हैं या शेयर्स में ही डालते हैं, वो भी करेक्ट नहीं है। यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपकी फाइनेंशियल गोल जो भी कुछ हो, जो भी बड़े गोल हों, वो आप अचीव कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की ये कैप्सूल जो मैंने आज आपको दी है, उससे आपको निश्चित रूप से एक स्टार्ट करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्टार्ट करने के लिए एक मदद मिलेगी। और आप कागज पेन लेके बैठेंगे कि भाई आपकी आज के डेट में कैश इनफ्लो कितनी है, और आउटफ्लो में सिर्फ खर्चे की बात ना करके आज से आप बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की भी बात करेंगे, अपनी सेविंग की बात करेंगे कि कितना पैसा हमको बचाना है, उसको निकाल के जो पैसे बचेंगे उसी को खर्च करेंगे, क्योंकि खर्च का कोई अंत नहीं है, खर्च का कोई अंत नहीं है। कितना भी पैसा आप आसानी से खर्च कर सकते हैं, मगर ये जो सेक्रीफाइस आज आप कर रहे हैं, अपने इनकम का 20, 25, 30% जो आप बचा रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, आपको आपके छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस आपको बहुत मदद करने वाले हैं। मैं इनके साथ साथ फिर से आज यही बात करूंगा, जो हमारा डिस्क्लेमर है कि म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी सजेशंस आपके पास हो इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए, तो कृपया हमें बताएं। हमारे सब चैनल को तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, मगर अगर अभी भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे वीडियो अपलोड जो होते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सकें। और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर सर्कुलेट भी करें, शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बढ़ सकें, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला अध्याय कम से कम शुरू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।